वेलकम टू आचार्य क्लासेस। कल जो पिछली क्लास हुई थी, जिसके पहले जो पिछली क्लास हुई थी, उस क्लास में मैंने एक प्रश्न किया था आप लोगों से। उस प्रश्न में पूछा था कि अगर कोई समतल दर्पण है और उसको समांतर रख दिया जाए, समतल दर्पण को अगर समांतर रख दिया जाए तो उसके मध्य कितने प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, समतल दर्पण अगर है, इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट है तो इससे कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो इसका उत्तर उम्मीद है सबको पता होगा। मैंने बताया भी था लेक्चर में, कितने होंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरा प्रश्न था कि ये प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। दूसरा प्रश्न था कि अगर कोई समतल दर्पण रखा हुआ है और किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए इस दर्पण की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी ऊंचाई का दर्पण ले लें कि इस वस्तु का प्रतिबिंब पूरा का पूरा देख सके। तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा। इसका उत्तर होगा कि ये जितनी लंबाई का ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसके आधे लंबाई, यानी अगर h लंबाई का वस्तु है तो h/2 लंबाई का दर्पण होना चाहिए। इस वस्तु की लंबाई का आधा लंबाई का दर्पण होना चाहिए, तभी इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि आपको अपने आप को पूरा का पूरा देखना है किसी दर्पण में, तो क्या करना होगा, आपकी लंबाई का आधा, कम से कम आपकी लंबाई का आधा जो होता है, जितने लंबे आप हैं उसका आधा लंबाई का दर्पण आप ले लेंगे तो उसमें पूरा का पूरा दिखाई देंगे। उससे कम होगा तो पूरा प्रतिबिंब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कल के पिछले लेक्चर के कुछ प्रश्न थे, उसका आंसर था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ चुका है पूरा समतल दर्पण पढ़ लिया था, और आगे हमने कहा था कि गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। अगला टारगेट हमारा गोलीय दर्पण होगा। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। मैंने कहा था इस तरह से हथेली कर लीजिए। अगर प्रकाश का परावर्तन इस हिस्से से उभरे हुए हिस्से से होता है तो वह उत्तल दर्पण होगा। अगर प्रकाश का परावर्तन दबे हुए हिस्से से है, इस दबे हुए हिस्से से हो रहा है, तो वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी मैंने कहा था, समतल दर्पण द्वारा हो गया प्रतिबिंब। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने लायक हैं परीक्षा में वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है। तो शुरू करते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम आप कह लीजिए याद रखने होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं वो नियम क्या है। पहला नियम, अगर हम पहले नियम की बात करते हैं तो पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है किसी अवतल दर्पण में, अगर हम लोग अवतल दर्पण ले लेते हैं, अवतल या उत्तल दोनों के लिए ये अप्लाई होता है, तो अगर किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात, जब किरण परावर्तित हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगा, थोड़ा सा चित्र में बना दूं, तो परावर्तन के पश्चात ये आपतित किरण है और मुख्य अक्ष के अगर समांतर है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है ना, ये बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। आप सबको पता होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता है। ठीक है, ये कोई दर्पण M1 M2 ले लीजिए। ठीक है, इस दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ये आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है,
तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। याद रखना ये पहला नियम है। कहां से होकर जाएगी? अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस भी लिख सकते हैं, मुख्य फोकस या फोकस, कहां से? फोकस से होकर गुजरती है। आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए, जब भी पढ़ा कीजिए तो नोट्स बनाते रहिए। जो इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं वो मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ या उसको इंगित कर देता हूँ कि ये मुख्य महत्वपूर्ण है ये बिंदु, और उसको आप लोग नोट्स में जरूर बनाया कीजिए, लिखा कीजिए। जब नोट्स रहेगा आपका, एक नोट्स बनाते रहेंगे तो फिर आपको सहूलियत होगी बाद में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो वो परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है, दूसरा, इसको मैं इरेज करता हूं फटाफट। दूसरा नियम क्या कहलाता है कि अगर कोई किरण फोकस से होकर आए, ठीक है, अभी तक तो चलो फोकस से होकर जा रही थी, अब कुछ हो जाए कि कोई किरण फोकस से होकर आपतित होगी, जब भी फोकस से होकर किरण आएगी तो वो परावर्तित होने के पश्चात, इसी का पहले का रेसिप्रोकल, परावर्तित होने के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर फोकस से होकर आ रही थी तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरे में ये लिख लेना कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर या फोकस से होकर अवतल दर्पण से परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तीसरा नियम, इसी में मैं ड्रॉ कर लूं, तीसरा नियम क्या है? ये महत्वपूर्ण नियम है। किसी भी समय, चाहे आप लेंस पढ़ रहे होंगे, चाहे दर्पण पढ़ रहे होंगे, कोई सा भी दर्पण होगा, ये प्रतिबिंब बनाने के नियम है और इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, तभी आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। तीसरा नियम है कि अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है, सी बिंदु से होकर आती है, वक्रता केंद्र से होकर आती है, तो इसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है जब वह परावर्तित होती है। अर्थात परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। कब? जब वह सी बिंदु से वक्रता केंद्र से होकर आती है। ठीक है, तो इन तीन नियमों को हमेशा याद रखेंगे। इन्हीं तीनों नियमों में से याद रखना कोई दो नियम, इन्हीं तीनों में से कोई दो नियम याद रखिएगा, उन्हीं का प्रयोग करके प्रतिबिंबों का निर्माण करते हैं। ठीक है, पहला नियम मैं फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करता हूं। पहला नियम, अगर समांतर किरण आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अगर फोकस से होकर आती है तो कहां जाएगी? समांतर हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है, सी बिंदु से होकर आती है, तो उसी बिंदु पर पुनः वापस लौट जाती है। ठीक है, इस मुख्य अक्ष को आप इस तरह से हमेशा याद रखिएगा कि इस मुख्य अक्ष के ऊपर का जितना भाग होता है वो पॉजिटिव हिस्सा होता है, धनात्मक भाग होता है। इसके नीचे जितना भाग होता है वो नेगेटिव भाग होता है। जब मैं प्रतिबिंब बनाऊंगा तो प्रतिबिंब की लंबाई भी नापी जाएगी और पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है, तो इस मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा है, इसके नीचे बनेगा तो उल्टा है। ठीक है, अच्छा, किसी किसी केस में क्या होता है कि प्रतिबिंब हम लोग इस तरफ बना ही नहीं पाते हैं, तो हमको इस तरफ जाना पड़ता है। और चूंकि प्रकाश की किरण इस दर्पण को तो पार कर नहीं सकती है,
भाई प्रकाश की किरण प्रकाश है तो दर्पण को तो पार करेगी नहीं, ठीक है। अगर दर्पण को पार नहीं करेगी तब क्या होगा, तब हमको इमेजिनरी का ख्याल आएगा। क्या आएगा, एक ख्याल आएगा, कह लो हम लोगों को आभास होगा, और उसी से आभासी प्रतिबिंब की उत्पत्ति होती है। मैं अभी प्रतिबिंब का प्रकार भी बताऊंगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा होता है, आभासी कौन सा होता है। जस्ट समझ लीजिए कि जब भी दर्पण के दाहिने हिस्से में हम लोग जाएंगे, दर्पण के ये बायां हिस्सा था, दर्पण के दाहिने हिस्से में जब भी जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो डॉट लाइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सी लाइन का, डॉट लाइन का प्रयोग करेंगे। और ये डॉट लाइन जहां भी खींची जाएगी वो आभासी के लिए ही खींचा जाएगा, ठीक है। इस तरफ आएंगे तो आभासी हो जाएगा भाई, क्योंकि इस तरफ तो जा नहीं सकता ना, तो हम लोग आभास करते हैं कि हो सकता है, क्योंकि ये सीधी रेखा में चलती है तो हो सकता है कि इधर से ही ये आया हो, ठीक है। तो उन आभास के अनुसार हम लोग इसको डॉट लाइन से खींचते हैं और याद रखते हैं कि इधर आभासी बनेगा, इधर वास्तविक बनेगा, ठीक है। चलिए, तो अब प्रतिबिंब देख लेते हैं कैसे बनता है। तीनों नियमों को याद रखिएगा, इसी के अनुरूप हम लोग बनाएंगे प्रतिबिंब, ठीक। तो चलो, पहला है, पहला कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, पर स्थित हो। कोई वस्तु है जो इंफिनिटी पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे हम बनाएंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए देखते हैं। अनंत हमको कहाँ मिलेगा, ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा ही पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण जब खत्म होगा तब उत्तल दर्पण पर चलेंगे, ठीक है। ये अवतल दर्पण है कोई M1 M2, ये बिंदु कौन सा होगा, बिंदु P होगा, यहाँ कोई फोकस होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, C होगा। अब देखो, इसके बाद तो कोई पैमाना होता नहीं, इसके बाद हम लोग कुछ नहीं मानते हैं ना, तो यहाँ थोड़ी दूरी और आगे बढ़ जाते हैं, डॉट लाइन का प्रयोग कर लेते हैं और उससे इस तरफ एक कोई वस्तु बना देते हैं, ठीक है। और इस वस्तु को मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा वस्तु है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ना किसी प्लेनेट का प्रतिबिंब बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए ये वस्तु बहुत बड़ा है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए, ये वस्तु बनाना है, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें इस दर्पण द्वारा बनाना है। तो चूंकि ये बहुत दूर स्थित है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो किरणों को लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई शीर्ष से कोई किरण आ रही होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ये परावर्तित होने के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। इसी तरह से अगर निम्न हिस्से से चलेगी प्रकाश की किरण, तो ये भी कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो इस तरह से देखिए, पहला प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। अनंत पर स्थित कोई वस्तु था, वस्तु का नाम लिख देते हैं, कोई ए बी वस्तु है, ठीक है। और ये बी से चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु सी और ए से चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु डी पर टकराती है। उसके बाद परावर्तित होने के पश्चात दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहां, बिंदु सी पर काटती हैं। तो इस तरह से जब भी कोई वस्तु बहुत अनंत पर स्थित होगा, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, फोकस पर बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, अर्थात बिंदु रूप में बनेगा। देखिए, बिंदु रूप में बन रहा है भाई, यहां से प्रकाश की किरण चली और मैंने कहा था केवल किन्हीं दो
को लेकर के बना सकते हैं। तो ये हो गया, सीधे गया, इसको काटा, यहाँ से गया, ये इधर आया, दोनों एक दूसरे को बिंदु फोकस पर काट रहे हैं और यहाँ पर एक बिंदु रूप का प्रतिबिंब निर्माण कर रहे हैं। अब देखो ये क्या है, इस वस्तु से बहुत ही छोटा है, प्रतिबिंब का कंपैरिजन पढ़ना जरूरी है, प्रतिबिंब का कंपैरिजन ही एग्जाम में आता है। तो ऐसी स्थिति में जब अवतल दर्पण द्वारा हम किसी बड़ी सी वस्तु का जो अनंत पर स्थित है या बहुत ही अत्यधिक दूरी पर स्थित है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा और बहुत ही सूक्ष्म बनेगा, लगभग बिंदु रूप में बनेगा। ठीक है ना, याद रखना इसको। अब इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, एक तो ये वास्तविक है, देखो उस तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, हमने इस दर्पण के जो अवतल दर्पण है उसके दाहिने तरफ तो हम गए ही नहीं ना, तो ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है ना, और किस तरह से बिंदु रूप में है, तो उल्टा सीधा कोई मतलब नहीं है कि इसको उल्टा कहें कि सीधा कहें। ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से जो हमारा वस्तु है उस वस्तु से बहुत ही छोटा है, सूक्ष्म है। ठीक है, चलिए अगला, इस वस्तु को हम हटा देते हैं, इसकी जगह पर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देते हैं। दूसरा बिंदु क्या होगा कि बिंदु सी से परे, सी से परे, या ये कह लो ना आसान भाषा में कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब कोई वस्तु स्थित होगा उस समय वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये करना है आपको। एक नियम हम लोग पढ़ चुके हैं और वो था कि जब भी कोई वस्तु हमारे दर्पण से अनंत दूरी पर, बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसका फॉर्मेशन हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं कि जो वस्तु है वो कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है वस्तु, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है। ये वक्रता केंद्र है, ये अनंत के बीच में, यहाँ इधर दूर आएंगे तो ये इंफिनिटी इधर मिलेगा और इसी के बीच कोई वस्तु स्थित है, हमने नाम दे दिया। वस्तु का नाम बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, ओ डैश भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, वो सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो मन में आए वो लिख लीजिए। बस याद रखिए जो आप यहाँ लिखिए वही चीज, जब प्रतिबिंब बनाने के नियम को लिखिए, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, तो उसमें यही पॉइंट्स लिखिए, कुछ और ना लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे बनेगा प्रतिबिंब। अब देखो इसको ध्यान से देखो क्या क्या करना है। मैंने कहा था कि जो तीन नियम बताए थे उन्हीं में से कोई दो रेखाएं आपको खींचनी है, कोई दो नियम अप्लाई करना है। तो एक इसका मुख्य अक्ष के समांतर वाला ले लीजिए, दूसरा क्या कर सकते हैं, चाहे फोकस से होकर जाने वाला ले लीजिए, चाहे केंद्र से होकर जाने वाला ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा दूर बनाएंगे तो केंद्र से होकर जाने वाला भी हो सकता है। चलो मैं कर देता हूँ इस वस्तु को, नहीं तो ऑब्जेक्ट बड़ा है तो चित्र बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी आप स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे, मेजरमेंट करके बनाएंगे, ये डिस्टेंस इक्वल रखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। आप घर पर ट्राई कीजिएगा। ये इंफिनिटी इधर है, कोई इंफिनिटी पॉइंट इधर है और एक ऑब्जेक्ट चलिए मैं यहाँ पर रखता हूँ, ऑब्जेक्ट ओ डैश है। अब देखिए यहाँ से जब समांतर किरण कोई चलेगी इसके शीर्ष से, चूंकि हमें वस्तु का पूरा, जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस पेन का हमें पूरा प्रतिबिंब बनाना होगा तो क्या होना चाहिए, इसके शीर्ष का प्रतिबिंब तो हमें चाहिए। आधार का प्रतिबिंब तो प्राइमरी एक्सिस पर है ही, मुख्य अक्ष पर है ही, तो इसी का शीर्ष का प्रतिबिंब हमें जहां मिल जाएगा उसी से हम इस मुख्य अक्ष पर लंब खींच देंगे। ठीक है ना भाई, शीर्ष का जो प्रतिबिंब हमें जहां भी ऊपर नीचे कहीं भी मिल जाएगा तो उसी बिंदु से हम मुख्य अक्ष पर लंब खींच देंगे और वही इसके आधार का, इस ऑब्जेक्ट के आधार का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो हम लोग केवल इसीलिए दो रेखाओं का यूज करते हैं शीर्ष का प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, जब समांतर किरण यहाँ से चलेगी तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। स्पष्ट है ना, समांतर किरण कहाँ से, फोकस से होकर जाएगी। चलो भैया खींच दो, फोकस से होकर आ रही है, ये आपतित किरण है। यहाँ पर नाम दे देते हैं, कहीं से टकराती है इस बिंदु को पी क्यू लिख सकते हो, कोई बात नहीं, पी हमने लिख दिया कि बिंदु पी से टकराया है और फोकस से होकर जा रहा है।
दूसरा कि अगर हम यहाँ से खींच दें इस बिंदु से, सेंटर से खींच सकते हैं या फोकस से भी खींच सकते हैं, तो दोनों तरह से प्रतिबिंब की स्थिति वही होगी, कहीं गलत नहीं होगा। चाहे सी बिंदु से होकर प्रकाश की किरण जाए फिर पुनः उसी मार्ग पर लौटे, या फिर फोकस से जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो, प्रतिबिंब वही फॉर्मेट होगा, प्रतिबिंब वही बनेगा, कहीं इधर उधर नहीं बनेगा। आप घर पे स्केल और पेंसिल का यूज करके बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ रेखाएं थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो जाती है बोर्ड पर खींचने से, तो अगर मैं दोनों बनाऊंगा तो थोड़ा सा इधर उधर बन जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ घर पे आप पट्टी पेंसिल से यूज करके बनाइएगा। मैं क्या करता हूँ, रेखा को फोकस से होकर गुजारता हूँ कि जब ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो यह जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को हम लोग कोई नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे, देखो यहाँ वस्तु था ओ डैश, थोड़ा सा इसके पास ओ डैश था, इसी तरह से ऊपर वाले हिस्से को ओ डैश लिखा था, हमने इसको आई डैश लिख दिया। अब इसी आई डैश से प्राइमरी एक्सिस पर जो ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर क्या करेंगे, हम लोग लंब रेखा की रचना करेंगे, एक लंब खींच देंगे। लंब तो जानते हैं ना, 90 अंश, सीधे 90 अंश बनाते हुए स्केल से खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जहां ये मुख्य अक्ष को काटेगी इस बिंदु को हम लोग क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। अब देखो ये आई ओ वाला तो यहाँ है ना, तो डैश वाला हिस्सा नीचे चला गया, यानी अगर हमने इसमें एरो इस तरह से लगाया था तो इसका एरो नीचे के डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। एरो हमने ऊपर की तरफ लगाया था और इस शीर्ष का प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो ये आधार का प्रतिबिंब हो जाएगा और शीर्ष का प्रतिबिंब नीचे हो जाएगा, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया। अर्थात क्या बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है ना। प्रतिबिंब बन गया। अब अगर इसको लिखना चाहे आप, ये दूसरा बिंदु कहाँ, क्यू पर काट रहा है। अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि हमारे पास कोई वस्तु ओ डैश है जिसका प्रतिबिंब किसी अवतल दर्पण M1 M2 द्वारा बनाना है, ठीक है। लिखेंगे ओ डैश वस्तु या ऑब्जेक्ट ओ डैश से, ओ डैश के बिंदु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तथा जो किरण फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात आई डैश से होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और पहली परावर्तित किरण को बिंदु आई डैश पर काटती है। या ये लिख सकते हैं कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ, बिंदु आई डैश पर काटती हैं। अब क्या होगा, जब बिंदु आई डैश पर काटेगा तो इसी आई डैश से हम लोग क्या करेंगे, किसी जो मुख्य अक्ष होगा उसी बिंदु, उसी पर एक अभिलंब की रचना कर देंगे, लंब की रचना कर देंगे, और यही आई डैश जो हमें आई डैश मिलेगा, यही क्या होगा, इस वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब होगा। अब इसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति भी ध्यान कर लेते हैं। मैंने कहा था कि अगर डॉट लाइन का यूज हुआ होगा, ठीक है ना, कहीं पर इस तरह की लाइनों का उपयोग हुआ होगा तो वो कैसा बनेगा, वो आभासी बनेगा, क्योंकि वहां तो है नहीं ऐसा कुछ। तो ये किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब है। वस्तु से क्या है, उल्टा बन रहा है, देखो वस्तु से उल्टा बन रहा है, तो उल्टा है। और इसकी अगर लंबाई देखें, इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई कुछ कम है, तो क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा भी बन रहा है, ठीक है ना। पहले वाले के केस में अत्यंत सूक्ष्म बन रहा था, बिंदु रूप में बना था, हालांकि वो उल्टा होता है, बिंदु रूप में होता है, उल्टा होता है। इस केस में क्या होगा, ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनेगा, और किस तरह से बनेगा, उल्टा बनेगा, और किस तरह से, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इतना याद रखिएगा, वस्तु से छोटा भी होगा, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा बिंदु हो गया कि जब वस्तु कहाँ स्थित था, बिंदु सी और इन्फिनिटी के बीच में स्थित था, कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र के बीच किसी बिंदु पर
ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच किसी भी बिंदु पर अगर रहे तो इसी तरह का इमेज फॉर्मेशन होना, इसी तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होना है। अब क्या करते हैं, देखो पूरा हाथ तो कहीं जाएगा नहीं इंसान का, ठीक है, और यही जरूरी भी है। अगर साइंस स्टूडेंट हैं आप लोग तो ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि कुछ ना कुछ हम उसमें देखा करें, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो अब जब इंसान का अनंत और केंद्र के बीच में भी कर लिया एक्सपेरिमेंट तो उनको लगा नहीं भैया ये कम है, अभी और भी कुछ हम इसमें कर सकते हैं। फिर क्या किया उन्होंने, फिर इस वस्तु को उठा करके सेंटर पर ले आया कि चलो यहाँ तो किसी भी बिंदु पर ज्ञात होगा, लेकिन अगर हम सेंटर पर ले आते हैं तब उस स्थिति में प्रतिबिंब का क्या हाल होगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। तो ले आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फोकस, ठीक है। वस्तु कहाँ स्थित होगा इस बार, सीधे सीधे केंद्र पर स्थित होगा। जो हमारे पास वक्रता केंद्र है वहां स्थित होगा ओ डैश। हेडिंग बदलनी पड़ेगी कि वस्तु कहाँ स्थित हो, बिंदु सी पर स्थित हो या फिर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहां पर, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वक्रता केंद्र ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं बिंदु सी पर स्थित हो, ठीक है। तो बिंदु वस्तु कहाँ आ गया, सी पर आ गया। अब इस स्थिति में देखते हैं प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है। चलिए फिर वही दो नियम अप्लाई करना। मैं थोड़ा सा अब तेज करता हूं क्योंकि मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। किन्हीं दो नियमों का उपयोग करके प्रतिबिंब बनाना है। तो एक तो सीधे सीधे समांतर वाला होगा, समांतर के पश्चात कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। चला जा भाई, तो फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो फोकस से होकर जाएगा वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। जो फोकस से होकर जाएगा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और ये कहाँ काटेगा, बिंदु आई डैश पर काटेगा, मैंने पहले भी बता दिया है। और इससे लंब खींचेंगे तो सीधे सीधे सेंटर पर जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ ऑलरेडी ओ डैश है तो आप जो है ओ डैश या मान लेते हैं, क्योंकि पूरे इमेज का नाम लिखना है तो आई डैश मान लेते हैं कि आई डैश कहाँ, बिंदु ओ पर ही काटेगा। और यही ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। और जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसमें भी होगी। थोड़ा सा ये इस मार्कर की वजह से इतना हो रहा है। आप लोग पेंसिल और स्केल का प्रयोग करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। जितना ओ डैश है यानी ओ डैश इज इक्वल टू क्या होगा, आई डैश। अर्थात जब वस्तु सी पर स्थित होगा, बिंदु सी पर स्थित होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्थित होगा, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, परावर्तन के पश्चात या फिर कह लो अवतल दर्पण द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब ठीक वस्तु के नीचे उल्टा और वस्तु के बराबर लंबाई का बनेगा। साथ ही साथ क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई दिक्कत है। सीधे सीधे एक समांतर वाली किरण खींचेंगे, फोकस से जाएगा, फोकस वाली खींचेंगे, जो समांतर होगा जहां काटेगा वहीं से अभिलंब बना देंगे, कहां, मुख्य अक्ष पर। और वही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, वस्तु ओ डैश या वस्तु ए बी या वस्तु कुछ भी, ठीक है। स्वयं खड़े हो जाओ तो आपका भी प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो दो तीन जगह और बाकी हैं, इसको भी फटाफट कर लेते हैं जिससे कि ये लेक्चर पूरा क्लोज हो जाए। मैं अब जल्दी जल्दी प्रतिबिंब बना रहा हूँ। अब बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको अब दिक्कत होगी। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं फिर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा आप इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो ना, क्योंकि वीडियो को रिवाइंड करके देख लोगे, जहां नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है तो एक बार रिवाइंड करोगे तो सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कैसे बनाना है, कैसे इमेज फॉर्मेशन करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अगला प्रकार है कि अब दर्पण के सामने वस्तु कहाँ स्थित हो, सेंटर पर हो चुका है। सेंटर के बाद अब वस्तु हम लोग देखते हैं, ये अगर सेंटर हो जाएगा
ये फोकस हो जाएगा। जो भी स्थितियां बाकी हैं फटाफट उसको भी क्लियर कर लेते हैं। ये कोई दर्पण एम डैश ले लेते हैं या M1 M2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। M1 M2 ये बिंदु P होगा, ठीक है। तो सेंटर पर हो गया। सेंटर के बाद यहाँ देख लेते हैं C और F दोनों के बीच में अगर कोई वस्तु स्थित होगा तो क्या होगा, इस समय वस्तु O डैश। देखो एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी आप इस तरह से प्रतिबिंब बना रहे हो तो दिमाग में एक आइडिया हमेशा रखना, एक ट्रिक कह लो याद रखना कि वस्तु जितने ज्यादा दर्पण के करीब होगा अवतल दर्पण के केस में उतने ज्यादा वस्तु दूर बनेगा, प्रतिबिंब दूर बनेगा इसका। जितने ज्यादा नजदीक वस्तु जाएगा दर्पण के उतने ही दूर उसका प्रतिबिंब बनता जाएगा। जब अनंत पे थे तो हमने फोकस पे प्रतिबिंब देखा था। जब इन दोनों के मध्य अनंत और सेंटर के मध्य स्थित था कोई वस्तु तो इधर इन दोनों के मध्य हम लोगों को वस्तु का प्रतिबिंब देखने को मिला था। जब सेंटर पे थे तो ठीक इसी के नीचे बन रहा था। ऐसी स्थिति में जब सेंटर और फोकस के मध्य वस्तु को ले आए हैं, किसी भी स्थिति में, जरूरी नहीं कि ठीक मिडिल पॉइंट पर ही हो, किसी भी स्थिति में इन दोनों के बीच में किसी भी स्थिति में हो तो उस समय प्रतिबिंब इस तरफ अब सेंटर के बाद ही बनेगा, ठीक है ना। और इसके बाद फिर जितने करीब जाएंगे उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनता जाएगा। चलो ठीक देख लेते हैं। अब देखो एक किरण क्या हो जाएगा, एक किरण कहां पर बनेगा, ओ डैश का सीधे सीधे अगर जाएगा हम लोग मान लेते हैं समांतर किरण है और ये कहां से, फोकस से होकर गुजरना है इसको, ठीक है ना। ये एक किरण हमने खींचा जो फोकस से होकर जा रही है। दूसरी किरण हम ले लेते हैं जो सेंटर से होकर जा रही हो, ठीक है ना। जब सेंटर से होकर जाएगी तो ये क्या होगा, ठीक उसी मार्ग से, जिस मार्ग से जा रही होगी उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो ये एक दूसरे को कहां, पीछे कहीं जाकर के इस तरफ जाकर के काटेंगे और जहां काट रही होंगी इसी बिंदु को हम तुरंत I डैश मानेंगे और ठीक लंब खींच देंगे मुख्य अक्ष पर। यही क्या होगा, वस्तु O डैश का प्रतिबिंब होगा I डैश। और यह किस तरह का प्रतिबिंब है, वास्तविक है, उल्टा है, इसकी स्थिति क्या है, उल्टा है और किस तरह से है, वस्तु से बड़ा है, आवर्धित है ना। बड़ा दिखाई दे रहा है, बनाओगे आप तब भी बड़ा बनेगा, प्रैक्टिकल्स में भी देखोगे तब भी बड़ा ही बनेगा। मैं इन सब का नामकरण नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं, ये कई बार बता चुका हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर दिक्कत होगी। तो चलिए अगला स्थिति है इसके बाद की कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु, लिख भी दे रहा हूं, कहाँ स्थित हो, इस दर्पण के ठीक फोकस पर स्थित हो। फोकस केंद्र के मध्य कर लिया तो अब की बार हमने फोकस पर इसको बिठा दिया कि कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पर स्थित है, फोकस पर स्थित है। तो जब फोकस पर स्थित होगा कोई वस्तु O डैश, कहाँ, वस्तु फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो। देख लेते हैं क्या होगा, समांतर किरण सेंटर और फोकस से होकर जाना है और इसका देख लेते हैं, ये जो सेंटर से होकर जाएगा ये ठीक उसी रास्ते पर उसी रास्ते पर ठीक लौट आएगा, जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते पर लौट आएगा और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर प्रतीत होंगी, इस तरह से जाती हुई प्रतीत होंगी कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और जब समांतर हो जाएगा तो आप ध्यान से देखिए ये क्या होगा, एक दूसरे को कहां काटेगा, कहां काटेगा, एक दूसरे को जाकर के अनंत पर काटेगा। कहां काटेगा,
अनंत पर काटेगा। याद रखना, जब भी फोकस पर वस्तु होगा तो कहाँ जा करके काटेगा, अनंत पर काटेगा। और अनंत पर काटेगा, देखो यहाँ स्पष्ट रूप से देखो, ये मुख्य अक्ष है, ये तो सीधा सीधा है, और ये जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतने इसकी लंबाई, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। और जब दूरी बढ़ती जाएगी, अर्थात ये कहीं मान लो काट रहा है और वहां से जब लंब रेखा की रचना करेंगे तो इस प्रतिबिंब, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत ही आवर्धित होगा। तो हमारे पास जो ओ डैश था, इसका प्रतिबिंब अगर फोकस पर रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बहुत ही विशाल बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। और किस तरह से बनेगा, उल्टा बनेगा। प्राइमरी एक्सिस के नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा, और फिर क्या होगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा और वास्तविक होगा। वास्तविक, याद रखना ये शब्द को। अंतिम स्थिति है जिसको फटाक से हम कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो। चलो जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास, अच्छा इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। ये फोकस हो गया हमारा, ये सेंटर हो गया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये ध्रुव हो गया, ये दर्पण हो गया, कोई एम डैश, M1 M2 जो मन में आए वो लिख लो। आपको बस वही थ्योरी टाइम में भी वही लिखना है जो चित्र में लिखेंगे, नहीं तो नंबर आपके कम हो सकते हैं। चलो फटाफट देख लेते हैं कि एक वस्तु हमने ला करके यहाँ इसके मध्य रख दिया, कोई ओ डैश। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, वही प्रक्रियाएं सब करनी है। समांतर किरण जो जाएगा किसी बिंदु यल से मान लो टकराएगा या के से टकराएगा, और ये कहां से, फोकस से होकर आगे बढ़ जाएगा। अगला जो सेंटर से होते हुए आएगा वो कहां जाएगा, वापस होकर के उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। और इन दोनों किरणों को हम लोग इधर बढ़ाते जाएंगे। इधर जब बाएं तरफ बढ़ाते जाएंगे तो देखते हैं क्या होगा, कहीं जाकर के बहुत दूर फैलता जाएगा, इधर तो काट ही नहीं पाएगा, अर्थात वो पीछे से ही कहीं काट कर आया, पीछे कहीं कट चुका है। तो इसको हम लोग इस तरफ बढ़ाएंगे। अब चूंकि प्रकाश इस तरफ तो जाता नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि प्रकाश दाहिने तरफ तो जा नहीं पाएगा, तो जब जा नहीं पाएगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉट लाइन के रूप में आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और इन डॉट लाइनों को आगे बढ़ाते जाते हैं, एक दूसरे को जहां काटती हैं उसको हम तुरंत आई डैश का नाम देते हैं, मुख्य अक्ष पर लंब खींचते हैं, और जहां काटेगा वो आई हो जाएगा। यही आई डैश वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब होगा। किस तरह का इसकी प्रकृति होगी, आई डैश की प्रकृति, चूंकि दाहिने तरफ है तो इसकी प्रकृति हम लोग कहेंगे आभासी है, और चूंकि जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ ये भी है तो सीधा है। क्या हो जाएगा इस स्थिति में, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सब स्थितियां थी, जितनी भी स्थितियां थी अवतल दर्पण द्वारा हमने बता दिया है। एक की पॉइंट है, हमेशा याद रखना कि अवतल दर्पण के केवल और केवल एक कंडीशन में वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, वो कब, जब ध्रुव और फोकस के मध्य किसी बिंदु पर स्थित होता है तब। अच्छा, होमवर्क के रूप में आज मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, एक टास्क देता हूं, और वो टास्क क्या है, एक तरफ आप कॉलम ऐसे बनाइएगा, तीन कॉलम में पहले कॉलम में लिखिएगा वस्तु की स्थिति, दूसरे में लिखिएगा प्रतिबिंब की स्थिति, और तीसरे में लिखिएगा प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। इसमें पहला मैं लिखकर एग्जाम्पल के रूप में दिखा दे रहा हूं, कहां स्थित था, अनंत पर। वस्तु कहां स्थित था, अनंत पर स्थित था।
प्रतिबिंब कहाँ स्थित था? फोकस पर स्थित था। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी? बहुत ही सूक्ष्म अथवा बिंदु रूप, अथवा एक बिंदु रूप में कह रहे थे ना। और क्या था? वास्तविक था, उल्टा था। ठीक है, ये पहला होगा। दूसरा आप लिखिएगा कहां से? अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र के मध्य स्थित था। ऐसे करके पूरा आप कर लीजिएगा। इस टेबल को कर लीजिएगा, किसी चार्ट में बना लीजिएगा, A4 साइज पेपर में बना लीजिएगा, उसको अपने सामने दीवार पर जहां बैठ के पढ़ते हैं उसके सामने चिपका दीजिए। रोज इस पर एक बार नजर पड़ेगी तो हमेशा ये याद हो जाएगा, इसी में से एग्जाम में आता है। बाकी चित्र सब मैंने क्लियर कर दिया कैसे प्रतिबिंब बनाना है। आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे बनता है फिर, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।